अगर वहां पे ढेर सारा प्रकाश हो जाए तो ब्राइट तो होगा ही। शायद इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का नाम ब्राइट हॉरिजॉन रखा गया है। और एक से एक ऊर्जावान, एक से एक प्रकाशवान व्यक्ति इस मंच पे मौजूद हैं। मैं तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खासकर ऑर्गेनाइजर हमारे नौशाद कलीम सर, और जो कहते हैं कि शुद्ध पर्ल वाइनर जिसको आप बोल सकते हैं, वो हैं हमारे एसपी गुप्ता सर लखनऊ से। और रामप्रीत सर की एनर्जी तो आप सब वाकिफ हैं इनसे। अच्छा मुझे तब लगा जब इन्होंने YouTube के माध्यम से लोगों को जगाना शुरू किया, जानकारी लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। मैं देख पा रहा हूँ हमारे विनोद त्यागी साहब भी हैं, काफी जिंदा दिल और बेहतरीन व्यक्ति। साथ ही साथ मैं प्रदीप सर को भी देख पा रहा हूँ, प्रदीप कुमार सर, वेरी गुड। नूरुल सर भी इस मंच पे मौजूद हैं, उनको भी तहे दिल से इस्तकबाल करूंगा मैं। और साथियों एक चीज बताऊंगा कि जिनका नाम मैं नहीं ले पाया उनके लिए भी उतनी ही जगह है, क्योंकि ये वो नाम थे जिन्हें मैं बखूबी जानता हूँ। हमारे विमलेश सर भी, अरविंद जी हमारे पटना से हैं, वो भी इस मंच पे मैं उनको देख पा रहा हूँ। तो ये मंच सही कहिए ना तो पहले 3 साल पहले दीपक कुमार कुछ भी नहीं था। साथियों मेरा नाम दीपक कुमार, आप सिर्फ इतना जानते होंगे। इंडियन रेलवेज में कार्यरत हूँ और इंडियन रेलवेज में कार्य करते हुए कहते हैं ना कि किन्होंने कहा था, हाँ वारन बफेट ने कहा था कि अगर आप का सोर्स ऑफ इनकम अगर एक है तो यूं समझिए कि आप गरीबी से सिर्फ एक कदम दूर हैं। आप गरीबी से केवल एक कदम दूर हैं, या यूं कहिए कि गरीबी आपके पीछे पीछे चल रही है। ये जो लाइन था ना, ये मुझे बहुत मैं क्या बोलूं, मुझे मतलब परेशान किया। यार मैं तो नौकरी करता हूँ, इसका मतलब मैं भी गरीबी से थोड़ा सा ही आगे हूँ, है ना। ये बातें ऐसी बातें हैं जो चुभनी चाहिए हमें। अगर हमें नहीं चुभता है तो हमारे लिए ये सोचने की बात है। अच्छा, जिनका माइक खुल जा रहा है वो एडमिन साहब प्लीज देख लेंगे कि ये माइक किनका खुला हुआ है। और दिनेश बेवजह देवराज, कोई आप मांग करें प्लीज। दिनेश देवराज अपना माइक बंद करें प्लीज। एक मिनट साथियों, एक मिनट। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, बंद हो गया। जी जी जी, थैंक यू। तो ये लाइन मुझे चुभती थी। अब आगे बढ़ने के पहले जो मैं बात बताऊंगा वो बहुत मार्के वाली बात है। वो ये है, आप देख पा रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे, अभी इस मंच पे बहुत सारे लोग हैं। हंड्रेड की सुविधा तो नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ न कुछ बिजनेस कर रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहा होगा, या किसी का अपना दुकान होगा, वगैरह वगैरह। हमको किसी ने पूछा कि सर आपको क्या जरूरत पड़ा इन सब चीजों में आने का। तो हम तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, आप एक ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल पे, ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल का जो हमारा टेलीग्राम का मंच है, आप एक बार उस पे आइए। तो उसको एक बार यहाँ पे भेजा। जब मीटिंग खत्म हुई तो मैंने पूछा कि क्या देखा, कुछ समझ में आया? तो कहा हाँ सर समझ में आया, लेकिन जो आप समझाना चाहते थे वो नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा कि वहां पे वो तमाम लोग हैं जो कॉमन मैन वो बनना चाहते हैं। मतलब
कि कोई एडवोकेट बनना चाहता है, कोई रेलवे में नौकरी करना चाहता है, कोई एसएससी में नौकरी करना चाहता है, कोई अपना बिजनेस खोलना चाहता है, लेकिन वो तमाम लोग आखिरकार कर क्या रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे वो चीज मिल सकता है जो इन प्रोफेशंस में नहीं मिल सकता, जो इन प्रोफेशंस में नहीं मिल सकता, जो इन प्रोफेशंस में नहीं मिल सकता। तो अब उसको ये बात समझ में आ गई। मैंने कहा कि देखिए, मानते हैं कि ये थोड़ा टफ है लेकिन आसानी से कर सकते हैं। आपको एक कल की बात बताता हूँ। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि दीपक सर, आपको नशा हो गया है। मैंने कहा किस चीज का नशा भाई? तो नेटवर्क मार्केटिंग का नशा। तो मुझे हंसी आई। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप जहां भी जाते हैं ना, लोगों को तुरंत अपना प्रोजेक्ट बताना शुरू कर देते हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? ऐसे ही बोला। मैंने कहा शर्म कैसा? मैं एक कूलर के पास गया, पता चला वो करोड़पति है। और जब मैं उसके पास इलेक्ट्रिकल के दुकान पे गया, वो करोड़पति था, मेरे से ज्यादा पैसे वाला था। और मैं जैसे ही पहुंचा, उसने मुझे सैल्यूट किया। सर आइए, क्या चाहिए? ये लीजिए, ये मेरा रेफ्रिजरेटर है, बेहतरीन है, एक से एक डिजाइन का कूलर है। तो भाई, जब उसको, मेरे से ज्यादा पैसे वाला, उसको अपना प्रोडक्ट बेचने में किसी तरह का कोई हिचक नहीं, तो दीपक कुमार तो इसका को ऑनर है, फिर इसको इस प्रोजेक्ट को साझा करने में कैसा हिचक? वो चुप हो गया। फिर इस तरह से करते 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 अब मैं भी मानता हूं कि एक आदत सी हो गई। अरे बताने में क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अब एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि जब किसी को आप बताएंगे ना, तो लोग एक गारंटी, दूसरा लोग कहेगा अरे नूरुल सर उसको बता रहे हैं, कहीं प्लेटफॉर्म भाग गया तो। अब तो मैंने इस क्वेश्चन का एक सीधा सा जवाब मैंने खोज रखा है कि भाई, मैं आज हूं, कल नहीं रहा तो। अगर इसकी गारंटी तुम देते हो तो मैं भी परलवाइन की गारंटी दे रहा हूं। मैं फिर से इस लाइन को कहता हूं सामने वाले को, मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा तो इसकी क्या गारंटी है? अगर तुम इसकी गारंटी दे दो एकदम पुख्ता रूप से, तो मैं भी गारंटी देता हूं कि ये परलवाइन है, मैं इसका को ओनर हूं, मैं जब तक हूं ये कहीं नहीं जाएगा। बस सिंपल सा गारंटी देता हूं मैं, ये भी जान जाइए, मैं गारंटी देता हूं। जिस तरह से हर एक दुकानदार अपने सामान की गारंटी देने में पीछे नहीं हटता, वो जानता है ना कि उसके प्रोडक्ट को कुछ नहीं होगा, तो गारंटी देता है। मैं भी जानता हूं मेरे प्रोडक्ट को कुछ नहीं होगा। और 3 साल हो गए मुझे, पर्ल वाइन में आने के पहले किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं था। मैं देख पाता हूँ यहाँ पे नूरुल सर हैं, जिनको मैंने अपना गुरुजी माना शुरुआत से, क्योंकि इनसे ही मैंने सीखा और शुरुआत किया मैंने, पीछे नहीं हटा। अमिताभ सर, पिंकी मैडम, हमारे अरविंद जी पटना से बेहतरीन लीडर हमारे साथ आए। जमुई से डॉक्टर सुखदेव सर हैं, जैसा कि मैंने कहा विनोद त्यागी सर भी हैं, वो भी मौजूद हैं। उसके अलावा आशीष राणा सर दिल्ली से। ये लोग वो हैं जो जिनकी जिनकी व्यक्तिगत फार्मिंग 50,000 डॉलर से अधिक की है। तो जाहिर है कि इनमें ये मोटिवेशन कहाँ से आया? इनको लीडर को देख करके ही आया। हमने, दोस्तों इसी बता दूं कि पिछले 30 दिन में कोई भी ऐसा दिन नहीं बीता जिसमें हमने 200 से कम की फार्मिंग किसी भी दिन करी हो। यानी कि पर डे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा दूंगा, पर डे मिनिमम 200 BUSD की फार्मिंग होती है अभी भी। आज भी मैंने की है, कल भी मैंने करी थी। ये एवरेज है, क्योंकि किसी दिन 300 की फार्मिंग करते हैं, किसी दिन 400 की, किसी दिन 150 की। तो एवरेज 200 BUSD की रोज फार्मिंग करता हूँ। मेरी टीम देखती है कि अच्छा दीपक सर तो रोज कर रहे हैं, तो हम पीछे क्यों हटे, वो भी करते हैं। आज हम टेक्निकल सेशन पे बात करेंगे आपके बीच। NFT पे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ टोकन पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज और बताते हैं।
अभी जो कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये विसंगतियां हैं, पर्लवाइन को थोड़ा या पीवीसी टीम को थोड़ा सुधरने की आवश्यकता है। अब देखिए, इसको पॉजिटिव एंगल में आप देख लीजिए, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। ठीक है, पहला कि पीवीसी मेटा में रोज हमें घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। यहाँ से इनकम कैसे करेंगे? क्योंकि जो भी पीवीसी मेटा पैदा हो रहा है उसका तो फार्मिंग में लग जा रहा है, तो फिर हम इनकम कहाँ से कर पाएंगे? हम इनकम कहाँ से कर पाएंगे? तो चलिए एक उदाहरण आपको मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले ये इनकम की बात मैं करूंगा। चूंकि आप पीवीसी मेटा में हैं, तो अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे पक्का आपको दिखाऊंगा कि 30,000 रुपये महीने की इनकम आपका कहीं नहीं जा रहा। 30,000 रुपये का इनकम आपका कहीं नहीं जा रहा। चलिए लॉगिन करते हैं, आपके सामने में लॉगिन करेंगे हम pvcmeta.io। चलिए pvcmeta.io। आप लोग ये जानते हैं कि सीड फंडिंग की वेबसाइट से जो भी पीवीसी आप रिडीम करेंगे, तो रिडीम करते हैं तो वो पीवीसी कहीं पेज पे रह जाता है। याद कीजिए, पहले वहां पे ट्रांसफर हुआ करता था जो ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता था, अभी वो इसी वेबसाइट में रह जाता है। तो हम लोग सीधा टोकन फार्मिंग के ही पेज पे चलते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन आ रहा है। ये रिडीम कहाँ जाता है? यहाँ पे इस मंच पे कई बार बताया जा चुका है कि जब आप ये रिडीम करते हैं तो ये टोकन फार्मिंग के पेज पे चला जाता है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? टोकन फार्मिंग के पेज पे चलेंगे। हाँ, अब ये देखिए, एक बार लॉगिन करने के बाद आपका कुछ चार्ज कटता है जो लगभग 12 रुपये के आसपास होता है। ये 12 रुपये भी आपका कैसे मैनेज होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बार बार जो बीएनबी करता है, इससे आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। शुरुआत में कोई चीज अटपटा लगता है, लेकिन बाद में आपको उसकी आदत हो जाएगी। हालांकि ये लंबे समय तक बिल्कुल नहीं रहेगा, इसका तो गारंटी दे सकते हैं। जब तक है बस तभी तक है, ये हटने वाला है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कि अभी थोड़ा सा घट गया है, टॉप अप करना होगा, कर लेंगे बाद में। यहाँ पे जो यूजर वॉलेट है, जहाँ पे 4.2578, ये देखिए 4.2578 पीवीसी दिख रहा है। इसके बगल में क्या दिख रहा है? ट्रांसफर दिख रहा है ना। आपको क्या करना है? इस ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ट्रांसफर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम 1, जब आप यहाँ पे 1 डालेंगे और इसको सबमिट करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? थोड़ा सा चार्ज यहाँ पे ले रहा है, लगभग 50 रुपये के आसपास का चार्ज लग रहा है। और मैंने मारा यहाँ से ट्रांसफर, और जैसे ही मैंने यहाँ से ट्रांसफर मारा, ये कहाँ चला जाएगा? आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। ये सब आप जानते हैं। ये मेटामास्क है तो ये मेटामास्क के वॉलेट में चला जाएगा। 0.5% या 5% चार्ज लगेगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? पैनकेक स्वैप में जाइए और इस पीवीसी को BUSD या USDT या BNB किसी में आप कन्वर्ट कर लीजिए। फिर ऐसे ही रोज आप जमा करते रहिए, एक पीवीसी रोज। अब आपको पता है कि एक पीवीसी की कीमत क्या है? 12.5
$3 गुना 88 करते हैं 1082 रुपया। इसमें से जो 12 या 13 रुपया आपका कट रहा है, 13.4 में करता हूँ, ऐसे तो 12.4, 1069 रुपया। तो 1069 रुपया एक दिन में आप यहाँ पे कमा सकते हैं। और इस तरह से रोज एक एक पीवीसी मेटा अगर आप कमा रहे हैं तो महीने में 32,000 रुपया तो फकत आप कमा सकते हैं। बाकी जितना भी पीवीसी मेटा बचता है आप उसको रीफार्मिंग में लगाइए। लेकिन फिलहाल के लिए करंट सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं कि 32,000 रुपया तो आपका कहीं नहीं जा रहा है। अब ये बताइए 32,000 रुपया क्या कम है? मेरे समझ से तो बहुत परफेक्ट है। अभी आप नए सिपाही के जॉब में जाएंगे तो आपको 25,000 रुपया मिलता है। कहीं भी ग्रुप सी की जो नई बहाली होता है वहां भी 30 से 32,000 ही मिलता है। एकदम करंट की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब आप एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपका न तो कोई बॉस है और किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं। तो पीवीसी मेटा को कोसना बिल्कुल बंद कीजिए। आपने देखा कि जो आपके 12 रुपये कट रहे हैं उसको काटने के बाद भी आपको 32,000 रुपये यहाँ से मिलता है। सोचने का तरीका बदलिए, एटीट्यूड आपको बदलना पड़ेगा, नजरिया आपको बदलना पड़ेगा, है ना? नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपने देखा। अब आप समझ गए कि ये पीवीसी मेटा एकदम परफेक्ट चल रहा है। थोड़ा मोड़ा अब मैं जो परेशानी वाली बात है उस पर आता हूँ। अभी कुछ दिनों में हमने देखा कि जो डेली रिवार्ड आता है कम हो जा रहा है। हमको भी कम आया है। आपको बता दूं कि मेरा रिवार्ड लगभग 10 यूएसडी कम हो गया। 10 तो मायने रखता है लेकिन क्या किया, 10 कम हो गया। तो लेकिन ये परमानेंट नहीं है। अभी भी नौशाद सर ने शुरुआत में ही कहा ना कि हमारा सिस्टम जो है सो अपग्रेशन मोड में है। क्योंकि ये पर्ल वाइन है हम लोग बखूबी समझते हैं। अब तो हमें इसकी आदत सी हो गई है। आपको भी इसकी आदत सी हो जानी चाहिए कि भाई ये पीवीसी मेटा है, ये ऐसे ही चलता है। और जब पर्ल वाइन का बेटा पीवीसी मेटा है तो उसमें भी कुछ न कुछ लक्षण तो दिखाई देंगे ही ना। तो ये ऐसे ही चलता है। हमें इसको इस तरह से एक्सेप्ट करना है, होपिंग होपिंग कि ये जल्द ही सही होकर के हमारे बीच आएगा। चलिए, तो ये आपने देख लिया। और इस तरह से यूं समझिए कि जो पीवीसी मेटा की अंदरूनी गड़बड़ी है रिवार्ड के मामले में वो एक सबब हो सकता है। लेकिन उसमें भी एक पॉजिटिविटी आज आपको मैं इस मंच के माध्यम से दूंगा कि ये कमिटेड है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट का 200% अगर आप पहले क्राइटेरिया पे हैं 800 दिन के अंदर देगा। अगर आपने 250% अचीव कर लिया तो आपके फंड का ये 250% देगा। तो रिवार्ड कम हो या ज्यादा आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है क्योंकि आपको आपका 250% मिलेगा। 1 रुपया ये नहीं काटेगा, इसकी तो गारंटी ले लीजिए आप मुझसे। जितना आपको मिलना है वो मिलेगा, है ना? जितना आपको मिलना है वो मिलेगा। अगर यहाँ पे कटौती हो तो आप बताइए। अभी जो डेली रिवार्ड अप डाउन हो रहा है उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है क्योंकि हमें हमारा हक मिलेगा। थोड़ा देर से मिल सकता है क्योंकि जब एप्लीकेशन होते हैं परेशानियां होती हैं तो इसको आपको देखना पड़ेगा। तो इस पे भी मैं मानता हूं कि अब आप सहमत होंगे कि हाँ सर एक बात तो समझ में आ गया कि सिस्टम हमें उतना देगा जितना जितना के हम काबिल हैं या जितना हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है वो सिस्टम हमको दे करके रहेगा। अब आते हैं आज के असली टॉपिक पे, जो मैंने कहा कि कुछ समय आपका लेंगे और हम आपको बताना चाहेंगे। आज दुनिया में करीब करीब 30,000 टोकन है, 30,000 टोकन या उससे ज्यादा ही मैं कहूँगा। हर रोज कम से कम 100 से ऊपर नए नए टोकन जनरेट होते हैं। क्योंकि टोकन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बड़े आसानी से आपका
टोकन बना देते हैं और कॉइन मार्केट कैप में आप लिस्ट होने के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आप कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे स्पष्ट रूप में लिखा आएगा कि आपका टोकन कॉइन मार्केट कैप में लिस्टेड नहीं है, चलिए अप्लाई कीजिए और जो जो कॉलम है उसको आप भरिए, है ना। तो पीवीसी मेटा क्या है? टोकन। इस मंच पे बताया भी गया है कि टोकन और करेंसी का मतलब क्या है। करेंसी जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, और जैसे आप मानिए ना कि बीएनबी क्या है, बीएनबी स्मार्ट चेन पे जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो गैस फी के रूप में कटता है ना। टोकन का खुद का कोई ब्लॉकचेन नहीं, आपका पीवीसी मेटा का खुद का कोई ब्लॉकचेन नहीं है, तो इसको आप टोकन समझिए। क्या आपने एक चीज पे गौर किए हैं? आपने एक चीज पे गौर किया है? शायद नहीं। मैं आपको फिर वहां पे ले चलूंगा और फिर मैं आगे बात करूंगा। चलिए आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम, ओह सॉरी, हाँ चलिए। पीवीसी मेटा का जो वेबसाइट है, आपको उसको बार बार देखना चाहिए। पीवीसी मेटा सीड फंडिंग। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सीड फंडिंग कितने का करें और टोकन फार्मिंग कितने का करें। साथियों, भी मौका है, और 11 दशमलव कुछ BUSD के हिसाब से पीवीसी मेटा मिल रहा है। आप अगर उसको वहां से 100 पीवीसी मेटा भी खरीद लेते हैं तो 100 तो आपका खरीदा हुआ, और जो 50% ऑफर हमारे तरफ से यानी कि पीवीसी मेटा की तरफ से मिल रहा है, टोटल 150 टोकन आपको मिल जाता है। तो आपको भी खरीद सकते हैं। जिन्होंने कम की सीड फंडिंग कर रखी है उनके लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ। 400 से कम है तो आप सीड फंडिंग के लिए और प्रयास करें। आप पूछेंगे सर 400 क्यों? इसलिए कि 0.25% रोज मिलता है, तो 400 रहेगा ना, तो एक टोकन तो रोज आपको मिलेगा, और एक टोकन रोज मिलेगा, और जाहिर है कि आप उसको वहां से निकाल पाएंगे। एक से कम निकलता नहीं ना है, इसीलिए मैं बोला। वरना 50 BUSD या 100 BUSD की अगर आपकी फार्मिंग, आपकी सीड फंडिंग है, तो कितना 100 दिन लग जाएगा तब जा करके एक पीवीसी आपको मिलेगा। और फार्मिंग, फार्मिंग भैया मिनिमम 1000 कीजिए। 1000 से कम अगर आप किए हैं तो फिर मजा नहीं है। मिनिमम 1000 रखिए। 500 तो इसलिए कहते हैं कि क्राइटेरिया 2 के लिए है, लेकिन 1000 अगर कर लेंगे तो क्राइटेरिया 3 पहुंच सकते हैं आप। क्राइटेरिया 4 तो मैं नहीं पहुंचा हूं, इसलिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं मानता हूं कि शिखर पे जाने के बाद दुनिया छोटी नजर आती है दूर तक। तो शिखर पे पहुंचिए, उसका आनंद अलग है। ये देख पा रहे हैं आप कि पीवीसी मेटा टोकन का यूज देखिए, हाई लेवल यूज इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, जिसके विषय में दुर्गा सर बार बार कहते हैं कि यूटिलिटी सर्विसेज आएंगे, इसका खुद का स्वैपिंग आएगा, डिफरेंट एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगे। और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स में हेल्प का मतलब, यूज का मतलब, आप चाहे फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग हो, तो वहां पे आप क्या करेंगे, अपने पीवीसी मेटा का यूज कर पाएंगे। ऑनलाइन गेमिंग जिसका दस्तक इन्होंने 1.5 साल पहले दिया था, अभी तक कोई अता पता है नहीं, लेकिन दुनिया मेटावर्स के माध्यम से, क्रिप्टो के माध्यम से ऑनलाइन गेम में आपको पैसा कमाने का एक अच्छा जरिया होगा। और जो थर्ड बड़ी चीज है वो है बाय एनएफटीज, है ना। आप एनएफटी खरीद सकते हैं। लोगों में ये एनएफटी नाम का चीज जो है सो बहुत लोगों को अभी समझ में नहीं आता है। टोकन क्रिप्टो करेंसी ये तो समझ ले रहे हैं, क्योंकि ये शुरुआती चीज है, तो टोकन और क्रिप्टो करेंसी तो ये समझते हैं, लेकिन एनएफटी को समझना एक टेढ़ा काम है। तो चलिए हम दो बातें इस पे करेंगे एनएफटी के बारे में, है ना।
एनएफटी को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एक मिनट साथियों, तो हम चलते हैं अब अपने टॉपिक एनएफटी पर। टोकन खरीदना आप सब जानते हैं, बाइनांस पे जाते हैं, बड़े आसानी से कोई भी टोकन या करेंसी आप खरीद लेते हैं। अगर आपके पास बाइनांस है या कोई भी वज्रक्स है या जेपे है या इस तरह का कुकॉइन है ना, बिटमार्ट है, तो इस तरह के एक्सचेंज पे अगर आपका केवाईसी हो गया है तो आप वहां से सेल एंड बाय कर सकते हैं। कौन चीज कर सकते हैं? क्रिप्टो करेंसी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने आज तक एनएफटी खरीदी है? नहीं खरीदी ना। चलिए आज मैं आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि आप एनएफटी भी खरीद सकते हैं, एनएफटी से पैसे कमा सकते हैं, जो हमारा पीवीसी मेटा भविष्य में आपके लिए लाने वाला है। तो एनएफटी का मतलब आप समझ रहे हैं, नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन। पहले हम लोग नॉन फंजिबल का मतलब समझेंगे। अच्छा, स्क्रीन तो दिख रहा है ना? क्योंकि कभी कभी मैं बोलता चला जाता हूँ, स्क्रीन बिल्कुल दिखता बिल्कुल है दिख रहा है सर। कि कंटिन्यू सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, ठीक ठीक, थैंक यू। तो नॉन फंजिबल का मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, और जिसको किसी और चीज से बदला नहीं जा सकता। इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है नॉन फंजिबल। फंजिबल मतलब बदल सकते हैं, फंजिबल मतलब दूसरा हो सकता है, नॉन फंजिबल मतलब दूसरा कोई हो नहीं सकता, नॉन फंजिबल मतलब किसी और चीज से उसको बदल नहीं सकते। अब जैसे बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन या इथेरियम का, पता है बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, ये नॉन फंजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास बीटीसी है या इथेरियम है ना, कहाँ ले तो आप तो किसी एक छुरा वेंचर जैसे भंगी ना नौशाद सर के पास बीटीसी है, अपना माइक बंद अरे कर लेंगे गोविंदा प्लीज, आंदवा गोविंदा की सारे एडमिन गोविंदा से देख लें कहूँ इनका वेंचर। माइक खुला हुआ है। हाँ, एक बार मैं चेक कर लूं सब सही है कि नहीं। हाँ, सही लग रहा है, ठीक है। तो जैसे बिटकॉइन है या इथेरियम है, ये नॉन फंजिबल नहीं है, क्योंकि अगर दूसरे किसी बिटकॉइन या इथेरियम से बदलते हैं तो आपके पास भी बिटकॉइन इथेरियम ही तो है, दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। अब एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई डायमंड है ना, बिल्कुल मान लीजिए कोहिनूर ही है या कोहिनूर की तरह है, ठीक है, और उसे एक दूसरे डायमंड से आप बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या है? कोहिनूर है, और आप क्या कर रहे हैं? उसको किसी दूसरे डायमंड से बदलते हैं। तो आपके पास जो डायमंड आएगा वह कोहिनूर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके पास जो डायमंड आएगा वो कोहिनूर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कैसे भैया? इसलिए कि कोहिनूर तो दुनिया में एक ही है। तो आप जब किसी को कोहिनूर देंगे, आप अपना डायमंड किसी को दे रहे हैं, तो दूसरे जगह से आपको डायमंड मिलेगा क्या? दूसरे जगह पर जो डायमंड मिलेगा वो कोहिनूर तो बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे हैं ना?
इसलिए कोहिनूर हीरा क्या हो गया, नॉन फंजिबल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा था नहीं। अब एक और उदाहरण लेते हैं, फिल्म की टिकट। चलिए, हाल में पठान मूवी रिलीज हुई, पठान का उदाहरण लेते हैं। आप रीजेंट का टिकट कटा लिए मूवी देखने के लिए, पता है वो टिकट जो है ना, आप उसको सालों तक रखेंगे, उस टिकट के जैसा कोई और टिकट नहीं हो सकता। पूछेंगे कैसे भैया? क्योंकि पहली बात तो उस टिकट पे लिखा रहता है पठान मूवी की टिकट है, ठीक है। दूसरा, उसमें डेट लिखा रहता है, और वो डेट दूसरा कोई होगा क्या? कहेंगे नहीं सर, आज की तारीख है 17 अप्रैल, तो जाहिर है कि 17 अप्रैल 2023 फिर लौट के कभी नहीं आएगा। जो जो डेट मिला, जो आपको सीट नंबर मिली, वो सारा का सारा एक जो कॉम्बिनेशन होता है, तब वो टिकट बनता है। और वो टिकट एक यूनिक टिकट होता है जो कभी दूसरा आएगा ही नहीं। तो वो क्या हो गया, नॉन फंजिबल हो गया। दो उदाहरण आपके बीच हमने रखा, ऐसी ऐसी चीजों को हम लोग नॉन फंजिबल कहें। अब चलिए कुछ फंजिबल को समझते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको फंजिबल और नॉन फंजिबल का मतलब समझा रहा हूं मैं, अभी मैं टोकन पे पहुंचा नहीं हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको हमने सिर्फ ये बताया कि नॉन फंजिबल किसको बोलेंगे। कोहिनूर नॉन फंजिबल, मूवी का टिकट नॉन फंजिबल, कोई अनोखी पेंटिंग जैसे लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग ले लीजिए, पिकासो की ले लीजिए, कोई स्पेशल नाम, सारा का सारा नॉन फंजिबल चीज हुआ। तो फंजिबल किसको बोलेंगे भैया? चलिए उसको भी समझते हैं। फंजिबल फंजिबल चीजें जो होती हैं उसको छोटे भागों में बांटा जा सकता है। फंजिबल चीजें जो होंगी उसको छोटे भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, उस सब को बांटने के बाद जब जोड़िएगा तो वो उतना ही रहेगा। उसको जब जोड़ेंगे तो वो उतना ही रहेगा जितना पहले पूरा पूरी था, ठीक है। अब चलिए एक उदाहरण लेते हैं, 2000 का एक नोट ले लीजिए, हम बोलते हैं कि वो फंजिबल है। तो फंजिबल का परिभाषा फिर से मैं बोलता हूं, फंजिबल चीज है, इसका मतलब पहले कोई एक पेज ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए, ठीक है, और उस पेज को 4 टुकड़े में बांटिए, फिर चारों टुकड़ों को जोड़ करके एक पेज बना दीजिए। तो पेज तो एक ही रहेगा, 2 पेज तो नहीं होगा। उसी तरह से 2000 का एक नोट ले लीजिए, उसको 200 के 10-10 नोटों में बदल दीजिए। तो जो 2000 था पहले वो 2000 ही था, 200 का 10 नोट लिए वो भी 2000 ही है। तो ऐसी चीजों को फंजिबल बोलते हैं, जिसको तोड़ने जोड़ने के बाद भी उसका कीमत वही रह जाता है। तो ऐसे चीजों के लिए एक शब्द है जिसको अंग्रेजी में फंजिबल बोलते हैं। अब इसे हम बोलेंगे कि कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा को आप क्या कीजिए, कुछ भागों में बांट दीजिए। जैसे ही कोहिनूर टूट गया फिर कोहिनूर नहीं रह जाएगा। जैसे ही कोहिनूर हीरा टूट गया फिर वो कोहिनूर नहीं रह जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि एक कोहिनूर की कीमत जो थी वो टुकड़ों की कीमत नहीं हो सकती, और न ही उसको टुकड़ों में आप बेच पाएंगे। कोहिनूर के टुकड़े को जाके बोलिए कि सर ये कोहिनूर है, कोई मानेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि कोहिनूर ये ऐसा नहीं है। और कितने कोहिनूर आपके पास हो जाएंगे? कोहिनूर तो एक ही है। तो कहने का मतलब कि इस डायमंड को आप तोड़कर टुकड़ों में बेच नहीं सकते। इसका जो वैल्यू है वो तभी है जब वो संपूर्ण है। उस चीज की वैल्यू तभी है जब वो कंप्लीट है, टुकड़ों में ना हो भैया। तो ऐसी चीजों को नॉन फंजिबल बोलेंगे। लेकिन टुकड़ों में है और टुकड़ा के बाद भी उसका वैल्यू वही है, तो वो क्या हो जाएगा, फंजिबल। तो अब आप समझ गए नॉन फंजिबल और फंजिबल। अब हम लोग आते हैं असली मुद्दे पे जी, एनएफटी पे। एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन। जैसे ही टोकन लग गया आपको तुरंत समझ जाना चाहिए था कि
अब तक जो हम लोग देख रहे थे वो फिजिकल था, भौतिक रूप से मौजूद था, लेकिन जब टोकन वर्ड आ गया तो वो एक डिजिटल हो गया। फर्क यही है कि वो डिजिटल फॉर्म में आ गया। तो एनएफटी क्या है? एक प्रकार की डिजिटल संपत्ति है जिसकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग चीज है। जैसे आपके पास कार है तो वो रुपया तो नहीं ना है, रुपया तो रुपया होता है। इसी तरह से एनएफटी क्या है? एक डिजिटल एसेट है जिसकी कोई कॉपी नहीं बनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि ये नॉन फंजिबल है। और मैंने पहले भी कहा कि नॉन फंजिबल मतलब वो भैया इकलौता है। वो क्या है? इकलौता है। ये नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, एनएफटीज होते हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। अब ये शब्द जो आया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं ये होता क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूं समझिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट समझना पड़ेगा। और जैसा कि हमने पहले भी शायद इस मंच पे बताया कि पता नहीं कहाँ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब नौशाद सर और हमारे बीच एक समझौता हुआ कि दीपक सर आप मेरे मंच पे आए और यहाँ पे एक क्लास लें, आपको हर एक सेशन के लिए $100 दिए जाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर, हो गया। लेकिन इसको कागज पे लिख लेते तो ज्यादा अच्छा था। कागज पे भी लिखा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार क्या हुआ, मैं सेशन में तो आ गया लेकिन किसी वजह से इनका टेलीग्राम मंच खुल नहीं पाया। अब भाई मैं तो आ गया, सेशन भी शुरू किया, टेलीग्राम बीच में, फिर मंच टेलीग्राम बीच में बंद हो गया, नहीं खुल पाया, तो उसमें दीपक कुमार का क्या दोष है ना। तो उस दिन उन्होंने कहा कि सर आज का $100 आपका गया। अब भाई मैंने तो पूरी तैयारी करके आई, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे तो टोकन, मेरे तो पैसे मिलने चाहिए। तो भाई इसका फैसला कहाँ होगा? तो चलो अदालत चलते हैं। अब हम दोनों अदालत गए, अपना फैसला का इंतजार कर रहे हैं, तारीख पे तारीख आ रहा है। हम भी परेशान, नौशाद सर भी परेशान, मात्र $100 के लिए कितना समय लग रहा है सोचते जाइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सब कुछ क्लियर कट नहीं था कि टेलीग्राम अगर बंद हो गया तो क्या होगा, अगर सेशन दीपक सर आधा लिए तो क्या होगा, क्लियर नहीं था। लेकिन जब इसी, अब है क्या कि अब ये केस चलता रहेगा, फैसला क्या होगा पता नहीं, लेकिन जरा ये सोचिए कि जब तक उसका फैसला आएगा तब तक क्या उसकी वैल्यू रह जाएगी, और उसके पीछे जो हमने समय व्यतीत किया, पैसे खर्च किए, उसका कौन हिसाब किताब देगा? वो कहीं उससे ज्यादा महंगा पड़ता है सर। लेकिन अगर यही चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होता, मतलब कि जो हमने हाथ से पेज पे लिखा उसको कंप्यूटर के द्वारा कोडिंग डिकोडिंग करके बना देते, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको स्क्रिप्ट कर देते, तो ऐसी नौबत नहीं आती। क्योंकि जैसे ही हम पीवीसी मेटा में लॉगिन करते हैं वो बोलता है पहले बीएनबी दो भैया, तब जाके पीवीसी मेटा पेज पे जाओगे। ये क्या है? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आप नहीं दोगे तो जाएंगे नहीं। अब दीपक सर तो चले गए, गलती किए क्या कि भाई सेशन खत्म होगा तो 900 से पैसा तो मिल ही जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह की चीज होती है, हर एक शर्त वहां पे लिखी रहती है, बस वो कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड होता है, कंप्यूटर द्वारा कोडेड होता है। एक और उदाहरण आपको मैं देता हूँ, बाहुबली सिनेमा की चर्चा कर लेते हैं। इसका हीरो है प्रभास। प्रभास पहले ऐसे ही चलता था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर बोल दिया कि भाई इतना पैसा मिलेगा, जितना भी सिनेमा चला उसका 20% हम तुमको दे देंगे। ठीक है, दे दिया। लेकिन कभी कभी प्रभास को ये पता ही नहीं चल पाता था कि बाहुबली का कितना टिकट बिका, कितना कमाई किया, हमको 20% मिला कि ना मिला, बहुत बड़ा झंझट है। तो इसको क्या किया गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिप्लॉय कर दिया गया
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिप्लॉय का मतलब कंप्यूटर के द्वारा कोड बना करके उसको लोडेड कर दिया गया। अब क्या हुआ कि कंप्यूटर के द्वारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ, उसको ब्लॉकचेन पे ला दिया गया। अब क्या है कि सारे टिकट्स उसी ब्लॉकचेन पे हैं। सारे टिकट्स कहाँ हैं? ब्लॉकचेन पे हैं। जब भी कोई बंदा टिकट खरीदेगा तो ऑटोमेटिक वो पैसा उसमें चला जाएगा और फट फट 20% हीरो को मिल जाएगा, 80% डायरेक्टर को, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 80-20 80-20। अब प्रभास हीरो जो है वो बिंदास रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कि ब्लॉकचेन कभी बेईमानी नहीं करेगा, कोर्ट केस की नौबत नहीं आएगी। तो ये होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आप किसी से शिकायत नहीं करते, सब कंप्यूटराइज्ड है, सब कंप्यूटराइज्ड है। समझ गए ना? तो इसको कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एनएफटी है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाया जाता है। अब इसको आप जब गूगल में जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे एनएफटी खरीदो, तो एनएफटी क्या है, मैं छोटा सा और उदाहरण देता हूँ कि रामप्रीत सर को मन हुआ कि भैया मेरा भी एक एनएफटी हो, तो वो कैसे बनाएंगे? तो हम उनको कहेंगे सर आपको पेंटिंग का शौक है? बोलेंगे नहीं सर, पेंटिंग कहाँ आती है। तो क्या आता है? अच्छा मुझे गाना आता है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आप कोई गाना बनाइए और गाना गाइए। वो क्या करेंगे, गाना गाएंगे और उसको ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से एनएफटी बना के डाल दिया गया और उसमें नीचे टैग डाल देंगे इसका कीमत $100। बस आ गया। खरीदने वाले की कमी नहीं है, जान जाइए, खरीदने वाले की कमी नहीं है। वो एक एनएफटी होगा क्योंकि फलाने डेट में रामप्रीत सर के द्वारा गाया हुआ गाना इंटरनेट पर मौजूद है जो एनएफटी के माध्यम से बेचा जा रहा है ना? अब मान लिए कि रामप्रीत सर की आवाज को किसी ने कॉपी कर लिया या उस ऑडियो को किसी ने कॉपी कर लिया। क्योंकि वो तो याद कीजिए एक समय हुआ करता था जब टी सीरीज वालों की एकदम मत पूछिए क्या हो, जितने भी गाने बनते थे कैसेट बाजार में आए नहीं उसके पहले ही उसका पैरोडी, पैरोडी कहते हैं, डुप्लीकेट को क्या बोलते हैं, जो भी हो, नकल, नकल का डुप्लीकेट सीडी मार्केट में तुरंत आ जाता था। ओरिजिनल के पहले डुप्लीकेट ही आ जाता था। ओरिजिनल की कीमत होती थी ₹250 और डुप्लीकेट ₹10 में एकदम कॉपी कर करके बेच रहा है। तो मान लेते हैं रामप्रीत सर की आवाज को किसी ने कॉपी भी कर ली, अब बेचने लगा। लेकिन ब्लॉकचेन की मदद से इसके असली मालिक का पता आसानी से चल जाता है और जब खरीदने वाला एनएफटी खरीदेगा तो देखेगा उसका मालिक का नाम, अरे ये तो गड़बड़ है। तो ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कमाल कि आपके एसेट को डिजिटली यूनिक बना लेता है और वो एक ही है। तो एनएफटी क्या है कि जनरली गैर पारंपरिक संपत्तियों से डिजिटल संपत्ति बनाते हैं। तो पहले हम संपत्ति को समझें, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक संपत्ति मतलब जमीन हो गया, घर हो गया, आपकी कार है, आपकी कोई कंपनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हो गया पारंपरिक। गैर पारंपरिक जैसे पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, किताब हो गया, ये सब गैर पारंपरिक है। क्योंकि लोगों की जो मेंटेलिटी है ना वो कमाल की है, वो पेंटिंग को एसेट मानते ही नहीं, संपत्ति मानते ही नहीं, म्यूजिक को संपत्ति मानते ही नहीं, किताब को संपत्ति मानते ही नहीं, जबकि वो भूल जाते हैं ये सारी चीजों से, इन सारी चीजों से उतना पैसा बनाया जा सकता है जो नॉर्मल चीजों से नहीं बना सकता। तो इसको कहते हैं गैर पारंपरिक संपत्ति। और इसी गैर पारंपरिक संपत्ति की रक्षा के लिए एनएफटी आया। इसी गैर पारंपरिक संपत्ति को डिजिटल फॉर्म में इंटरनेट पे लाद देना, ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लाद देना, एनएफटी हो गया। अब रियल एस्टेट एक एनएफटी है, नॉन फंजिबल एसेट है। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत अलग अलग स्थान पे अलग अलग होती है। अब पूछेंगे सर कैसे? चलिए, दिल्ली में एक एरिया है, कनॉट प्लेस उसका नाम है, सीपी शॉर्ट में बोलते हैं। दुनिया के 10 महंगे बाजार में उसकी गिनती होती है। आप वहां पे 1 गज जमीन जाके खरीदो, ठीक है, और सहारा रेगिस्तान में जाके 1 गज जमीन खरीदो, कहोगे क्या सर बहुत अंतर है दोनों में? अंतर क्यों नहीं होगा? क्योंकि वही 1 गज जमीन है भैया, कीमत दे दो बराबर बराबर। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि
1 गज जमीन की कीमत सीपी में अलग होगी, बगल में दादरी है वहां जाइए वहां अलग होगा, क्योंकि स्पॉट स्पॉट की बात है, वहां से कितना कमा सकते हैं उस जगह का वैल्यू होता है। अब जैसे घर का ही बात ले लेते हैं, घर की भी कीमत जो है, फ्लैट जिसको कहते हैं आप, अपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, उसकी भी कीमत अलग अलग खूबियों पर निर्धारित होती है। वो कहाँ पे है उस पर निर्धारित होती है, पार्किंग है कि नहीं उस पर निर्धारित होती है, स्विमिंग पूल भी है क्या, वहां मार्केट भी है क्या, उस पर निर्धारित होती है। कोई भी दो घर बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। तो एनएफटीज हमेशा यूनिक होते हैं। और आपने देखा पूरे बातों के दौरान कहीं भी ये पता नहीं चला कि ये क्रिप्टो करेंसी है। मोनालिसा की पेंटिंग देख लीजिए, ये यूनिक है। अच्छा हाँ, अभी मैंने एनएफटी से पैसा कमाने का एक उदाहरण दिया रामप्रीत सर के वॉइस की, कि वो गाना बनाएंगे एनएफटी के माध्यम से उसको बेचेंगे। एनएफटी के माध्यम से बेचने का मतलब, आप अपने एसेट को, चाहे वो गैर पारंपरिक एसेट है, एसेट को इंटरनेट पर डिजिटली बेच देते हैं, दैट इज एनएफटी। देखिए मैंने लिखा भी है कि आप एनएफटी के रूप में कुछ भी डिजिटल आइटम बना सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। अब पेंटिंग की बात की, घर में बच्चे हैं 7वें 8वें या 9वें में पढ़ता है, वो उसके स्कूल में पेंटिंग होती है, वो लड़का वो बच्ची घर में पेंटिंग भी बनाती है। आप विश्वास करेंगे उस पेंटिंग की भी एक कीमत है। आप उसको कभी भी इंटरनेट पे डाल करके देखिए, एनएफटी के मार्केट में चिपका करके तो देखिए, बिक जाएगा आपका। तो ये एक भविष्य का बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है तो आप समझिए कि एनएफटी के माध्यम से बड़ा पैसा बना सकते हैं। जैसे कि आर्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, मीम्स बनाना अगर आपको आता है तो आप एनएफटी के माध्यम से कमा पाएंगे। अगर आपको गेम बनाने आता है तो गेम के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको बनाने नहीं भी आता है तो भी सॉल्यूशन है, किसी का बनाया हुआ एनएफटी ऑनलाइन खरीद लीजिए और फिर अपने नाम पे उसको बेचिए, पैसा आप कमा सकते हैं। क्योंकि जब भी वो आप खरीदेंगे तो ब्लॉकचेन वो आपके नाम पे ट्रांसफर कर देगा, नए मालिक आप हो जाते हैं। यानी कि आपके पास ऐसी कुछ रचनात्मकता अगर है तो आप उसे एनएफटी के रूप में बेचकर उसका मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। तो एनएफटी आप खरीद किससे सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्रिप्टो करेंसी चाहिए, है ना। क्रिप्टो करेंसी जो ऑलरेडी, या क्रिप्टो टोकन जो ऑलरेडी पीवीसी मेटा के फॉर्म में आपको पास है। और फिलहाल तो 30,000 रुपये का मैंने कैलकुलेशन भी बताया कि मिनिमम 30,000 सिर्फ कमा सकते हैं आप, मतलब अभी तक के फार्मिंग के बदौलत। और रही बात कि एनएफटी आप खरीद बिक्री कहाँ से कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप टोकन खरीद सकते हैं होल्ड करके, और कहीं मर्जी हुआ कि बेचने का, जब उसका बाजार चलने लगता है तो आप उसको बड़े भाव में बेच भी सकते हैं। वजीरक्स एनएफटी है, निफ्टी गेटवे है, रेडेबल काफी फेमस एनएफटी का प्लेटफॉर्म है, ओपन सी उससे बड़ा प्लेटफॉर्म है, बाइनांस की भी अपने एनएफटी की प्लेटफॉर्म है। और आप इन सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनएफटी भी खरीद बिक्री कर सकते हैं। और खरीद करके आप रख भी सकते हैं। आप कहेंगे कहाँ से रख सकते हैं, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि आप खरीद के रख भी सकते हैं। ये देखिए, आप सबके पास ट्रस्ट वॉलेट तो है, तो ट्रस्ट वॉलेट में ये देखिए, एक तरफ टोकन है और दूसरे तरफ ये देखिए एनएफटी है। तो जितने भी कलेक्टिबल्स आपके पास होंगे वो यहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। ये देखिए OpenSea.io एनएफटी को खरीद बिक्री के लिए भी यहाँ पे है। तो टोकन्स एनएफटी, टोकन्स एनएफटी। तो आज तक आपने सिर्फ टोकन्स खरीदे, बिक्री किए, होल्ड किए। अब आप चाहें तो एनएफटी भी खरीद बिक्री होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे सलाह मांगिएगा तो मैं कहूंगा कि अभी इसका समय नहीं है, अभी इसको सीखने का समय है। पहले इसको सीखिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी आप तुरंत आकर के नहीं सीखे थे, आपको समय लगा था। तो साथियों, ये था मेरा एनएफटी के बारे में नॉलेज। और जैसा कि नौशाद सर ने टैगलाइन लगा दिया, डायनामिक प्रोफेसर, मैं कोई प्रोफेसर वगैरह तो हूँ नहीं, मुझे उतना आता भी नहीं है, लेकिन जितना भी मैं सीख पाया, जितना मुझे आया अपनी टीम के लिए, वो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। और काफ़ी समय हमने लिया, इतनी देर तक मुझे बोलने की आदत है नहीं, लेकिन ये मंच इतना अच्छा है कि आपसे बात करके अच्छा लगा और आपने शालीनता से सुना, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ
मैं देख पा रहा हूँ हमारे शशिभूषण सर भी मंच पे आ चुके हैं, जो आज के होस्ट हैं, तो मैं उनको अपना मंच सौंपना चाहूँ।